हेलो दोस्तों, दिस साइड सी राज, योर कोर्स ट्रेनर। टुडे जो टॉपिक लेके आऊँगा मैं आज वो है इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स के ऊपर मैं लेके आया हूँ टॉपिक ड्यू डेट्स विद लेट फीस, और इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे विद आईटीआर फाइलिंग के साथ साथ। यानी इनकम टैक्स का फॉर्म खोल के हम समझेंगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट, वहां पे कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है, ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होगा, एंड व्हाट्स द मीन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम। जो लेट फीस एप्लीकेबल होगी आपकी वो ग्रॉस टोटल इनकम पे लगती है, या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे लगती है, या टोटल इनकम पे, जैसे आप नेट इनकम भी बोलते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। एज पर थ्योरी तो आपने बहुत बार काफी जगह से पढ़ा होगा, एक्ट के थ्रू, गूगल के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपने ये कई बार देखा होगा, बट इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट फाइलिंग के साथ मैं आपको समझाता हूं। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड कमेंट करिए वीडियोस के नीचे आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो सबसे पहले जो देखेंगे हम वो देखेंगे हमारे इनकम टैक्स फाइल करने की डेट होती क्या है। आईटीआर फाइलिंग करने की डेट्स क्या होती हैं। सो एज पर इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो जो ड्यू डेट्स है हमारी इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, वो एज मैटर करती है आपकी कि आपके ऊपर ऑडिट का केस आता है या नहीं आता। अगर आप नॉन ऑडिट वाले पर्सन हो जिनका ऑडिट नहीं होता, जैसे जस्ट टेक एग्जांपल फॉर सैलरी पर्सन, उनका ऑडिट नहीं होता, तो उनके लिए जो ड्यू डेट होगी हमारी इनकम टैक्स की, फॉर द इनकम टैक्स ड्यू डेट फॉर नॉन ऑडिट पर्सन कितना, 31 जुलाई। एंड अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, सो इन दिस केस डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देती है फाइल करने के लिए, जो कि है आपका 31 अक्टूबर। पहले डेट आपकी 30 सितंबर हुआ करती थी, बट अब बढ़ चुकी है 31 अक्टूबर, अब ऐसी रहेगी। ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का केस लगता है, ठीक है, सो इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, उस केस में डेट जो है ना एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दी जाती है 30 नवंबर, 30 नवंबर। अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है भाई? ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। देखो यहाँ पे, ठीक है। सो 92 सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, विच इज चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन बोलता है अ ट्रांजैक्शन डन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड एटलीस्ट वन ऑफ बी नॉन रेजिडेंट। तो अगर किसी दो एसोसिएट के बीच में एंटरप्राइज होता है, ट्रांजैक्शन होती है, और उनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा बंदे नॉन रेजिडेंट होते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफर प्राइसिंग वाले पॉइंट से देखेंगे। और इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, फिर उन कंपनीज को ना ऑडिट करवाना पड़ता है सीए से, और साथ के साथ उनको फॉर्म 3 सीईबी फॉर्म भरना पड़ता है, सीईबी फॉर्म। ठीक है। जैसे जो भी बंदा एंटर करेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बोल लो इसको, यानी बाहर के कोई ट्रांजैक्शंस होंगे किसी क्लाइंट के आपके, तो उस केस में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग एज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट को समझना, पर तब भी एक बार देख लो कंसेप्ट को। भाई नॉर्मल पर्सन है जिनका ऑडिट नहीं होता, डेट क्या रहेगी? आफ्टर क्लोजिंग 31 मार्च के बाद 31 जुलाई तक अपनी फाइल कर लो रिटर्न। ऑडिट होगा तो आपको टाइम दे दिया एक्स्ट्रा, या कंपनीज है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड तो उन केस में ऑडिट इज कंपलसरी, तो 31 अक्टूबर। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस लगता है, अगर ट्रांजैक्शन ऐसे हो रखे हैं जो बाहर के हैं ट्रांजैक्शन है, सिंपल समझो उसको, तो उस केस में डेट आपको और एक्स्ट्रा दे दी, एक महीने की 30 नवंबर डेट कर दी। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोल लो कोई, या कोई स्पेसिफाइड हमारी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो। ठीक है। और इसको मैंने समझा दिया आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ, अ ट्रांजैक्शन डन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट्स एंटरप्राइजेस, और उनमें से कोई एक नॉन रेजिडेंट होता है, तो उसको हम 92B के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर बोले तो सर मान लो अगर एक बंदा है रेजिडेंट, दूसरा है नॉन रेजिडेंट, क्या ये एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल। अगर एक बंदा है रेजिडेंट और दूसरा भी रेजिडेंट, एप्लीकेबल होगा? नहीं सर। क्या एक बंदा है नॉन रेजिडेंट और दूसरा भी है नॉन रेजिडेंट, तब एप्लीकेबल होगा? हो सकता है सर, अगर इनके बीच में कोई इंटरनेशनल इनकम है, उनकी फॉरेन की इनकम, बट वो टैक्सेबल इंडिया में होती है, उस केस में ये भी कॉन्सेप्ट में पॉइंट में कवर किया जाएगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस, इसमें डेट याद रख लो फिलहाल। अभी ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस एंड कैसे टैक्सेबिलिटी निकालते हो आप लोग। ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एसोसिएट्स एंटरप्राइजेस एंड एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी एनआर, उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग का केस एप्लीकेबल होगा, और उसके लिए डेट आपको मिल जाएगी 30 नवंबर। सिंपल। तो वी हैव 3 डिफरेंट डेट्स, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। कंपनी और जिनके ऊपर ऑडिट होता है उनका 31 अक्टूबर होता है। पर्सन जिनका ऑडिट नहीं होता, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल्स हो, उस केस में डेट रहेगी 31 जुलाई। इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग 30 नवंबर। ये 3 डेट है एज पर सेक्शन 139(1). तो अगर सपोज करो आप इन डेट्स के बाद जाते हो फाइल करने,
ठीक है। जैसे मान लो आपका ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका, सपोज करो 19-20, 2 मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इन जनरल डेट क्या होगी भाई, मेरे लिए डेट होगी 31 जुलाई 2020, अगर मैं सैलरी का पर्सन हूं तो, ठीक है। अगर मेरी कंपनी है तो, और ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, सो इन दिस केस डेट विल बी 31 अक्टूबर 2020, ठीक है। आपको पता होगा अभी डेट हमारी बढ़ चुकी है, एक्सटेंड कर दी गई है। तो किसी किसी सर्कमस्टांसेस में जब कंट्री के ऊपर कोई पेंडेमिक सिचुएशन आती है, उस केस में डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो कि उस टाइम के लिए रेलिवेंट होता है। ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूं ये हर साल एप्लीकेबल सेम रहेगा आपका। तो डेट एक्सटेंड करना इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो ये हर साल आपको सेम इसी डेट्स पे रिटर्न फाइल करनी होती है एज पर द पर्सन, और ये डेट एक्सटेंड हो जाती है। एक्सटेंड के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे। आप जाओगे यूट्यूब पे तो टाइप कर, आप जाओगे यूट्यूब पे तो वहां पे टाइप करना CA राज झा, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा करियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। इस पे जब जाओगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सबसे पहला कौन सा, सब्सक्राइब करने का। इस पे क्लिक करना है नंबर 1, देन प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, आपको क्लिक करना है ऑल पे, क्लिक करना है वीडियोस के ऊपर, तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा आपको एक अपडेट आया था इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, वो ये रहा, इनकम टैक्स बिग अपडेट मई 2021, ठीक है। तो जाके इस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। डेट्स जो चेंज होती हैं मैं उसके रिगार्डिंग अपडेट्स यहाँ पे डाल देता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो अपडेट जो एक्सटेंड होती है डेट वो अलग चीज है, और ये आपकी डेट जो थी वो डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हर साल डेट चेंज रहेंगी अगर एक्सटेंड डेट नहीं हुई तो। अब सर डेट तो मुझे क्लियर हो गई, अब इसके अलावा अगर मैं इन डेट से फाइल करने नहीं जाता तो कब तक फाइल कर सकता हूं, नंबर 1। दूसरा, अगर सर मैं फाइल करने में लेट हो गया तो क्या कोई लेट फीस भी एप्लीकेबल होती है? तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करना कि सर मैंने जो भी इनकम कमाई 19-20 के अंदर, इसको मैं लास्ट कब तक भर सकता हूं रिटर्न्स की। मैंने कहा भाई ड्यू डेट थी आपकी 31 जुलाई, सपोज करते हैं सैलरी पर्सन था, तो ड्यू डेट थी आपकी 31 जुलाई साथ में। अब सर मैं इसको लास्ट कब तक भर सकता हूं भाई, 31 मार्च तक, 31 मार्च 2021 तक विद लेट फीस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 19-20 की रिटर्न में 31 मार्च 2020-21 तक भर सकता हूं विद लेट फीस। इसके बाद भरना भी चाहूं तो नहीं भर सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। सो लास्ट डेट विद लेट फीस विल बी 31 मार्च 2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, इस तरीके से, ओके। तो ये डेट्स आपको क्लियर होंगी मेरे ख्याल से, ड्यू डेट क्या होती है एंड लास्ट कब तक भर सकते हो, ये पॉइंट बड़ा ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है कि सर सपोज करो, एक एग्जांपल और ले लो, सर मान लो ईयर था आपका 2020 से 2021, इस केस में ड्यू डेट क्या होगी, मैंने कहा भाई ड्यू डेट होगी आपकी 31 जुलाई 2021। अगर नहीं भर पाए इस डेट पे तो सर लास्ट कब तक भर सकते हैं, सर लास्ट फाइल कर सकते हो फिर आप 31 मार्च 2022 तक, ओके। सो ये आपकी लास्ट डेट होगी विद लेट फीस। ये कौन सी थी सर, विदाउट लेट फीस, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर लेट फीस कितनी एप्लीकेबल होती है एंड क्या सेक्शन बोलता है इसके रिगार्डिंग, वो समझो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका वो रहेगा। एक तो आपको मैं यहां से थ्योरी बताऊंगा, साथ में इसका इंपैक्ट दिखाऊंगा प्रैक्टिकली ITR के अंदर, कि इसका ITR के अंदर इंपैक्ट कैसे आता है, ऑटो कैलकुलेट कैसे होता है, एंड व्हाट्स द मीन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि उसके बेस पे ये डिपेंड करता है आपका लेट फीस वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो देखो 234F सेक्शन बोलता है लेट फीस के रिगार्डिंग। अब क्या बोलता है उसको थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे मूव करेंगे। तो एक सेक्शन आया था आपका 234F, ठीक है। 234F कहता है कि सर अगर आप लेट हो गए, वेयर, ध्यान रखो, वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 139, तो अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत पड़ती है और अगर आप फेल हो गए, आप टाइम पे नहीं भर पाए, 234F क्या होता है, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, यानी अगर आप डिफॉल्टर हो गए, इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर पाए, सो इन दिस केस यू नीड टू सबमिट अ फीस। वो कौन कितनी है, 5,000 रुपीज इफ द रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ डिसंबर। इसके अलावा 10,000 रुपीज इन एनी अदर केस। इसको समझते हैं एक डायग्राम के हिसाब से इस पॉइंट को। तो देखो ध्यान से भाई, लेट फीस कैसी लगती है सर, लेट फीस लगती है अगर डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम कितनी है, वर्ड को ध्यान से सुनना, टोटल इनकम, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है, ठीक है,
और एक क्या होता है, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है। तो सबसे पहले देखो, सपोज करो सर मैंने रिटर्न जो है ना 31 जुलाई तक नहीं फाइल की, 31 जुलाई तक मैंने रिटर्न अपनी नहीं भरी, और अगर मैं उसके बाद जाता हूं भरने के लिए तो मेरे पे एक सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा 234F, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं 31 जुलाई के बाद जाता हूं बट उसको फाइल करता हूं 31 दिसंबर से पहले पहले, ध्यान रखिएगा कब से पहले, 31 दिसंबर तक फाइल करता हूं, यानी 31 जुलाई के बाद जा रहा हूं, यानी कि लेट हो गया बट उसको मैंने फाइल कर दिया 31 दिसंबर तक उसी साल के, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो लेट फीस लगेगी मेरे ऊपर वो डिपेंड करता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो 1,000 रुपए, अगर 5 लाख से ऊपर की टोटल इनकम है आपकी, कहां तक भाई, परमपिता परमेश्वर की कृपा तक, यानी मां लक्ष्मी की जहां पे आपकी असीम कृपा होगी वहां तक, ठीक है, यानी अनंत तक। तो 5 लाख से लेकर जहां तक भी हो सके तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए। कब, मैंने बोला फिर से एक बार दोबारा पढ़ते हैं, अगर आप लेट हो गए 31 जुलाई के बाद फाइल करने गए बट आपने फाइल कर दिया 31 दिसंबर तक, तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी 1,000 रुपए, अगर आपकी इनकम है टोटल इनकम 5 लाख तक, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए, अगर आपने 31 दिसंबर तक भर दिया तो। नंबर 1, इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट देखेंगे आईटीआर के अंदर, मैंने बोला अभी, ठीक है। 31 जुलाई के बाद जा रहे हो बट आप भर रहे हो कब, आफ्टर 31 दिसंबर और 31 मार्च तक। तो 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जन से लेकर आप अगर फाइल कर रहे हो 31 मार्च तक, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो लेट फीस 1,000 ही रहेगी, बट इन केस ऑफ इनकम मोर देन 5 लाख तो वहां पे 10,000 रुपए आपकी लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है। ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर से बोलता हूं, अगर आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करने जा रहे हो तो अपनी टोटल इनकम देख लो कितनी है, 5 लाख तक की इनकम है तो फिक्स है, आप कभी भी भरो 1,000 रुपए की लेट फीस रहेगी, अगर 5 लाख तक की इनकम है तो। अगर 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो उस केस में अगर आप दिसंबर तक भर दोगे तो 5,000 रुपए, दिसंबर के बाद जाओगे भरने मार्च तक तो 10,000 रुपए, अगर मार्च के बाद जाएंगे तो सर ऑप्शन नहीं है भरने का, खत्म, लास्ट डेट फाइल करने का ऑप्शन 31 मार्च ही दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे कैचिंग पॉइंट और भी है, वो क्या, बट इफ योर क्रॉस टोटल इनकम, अब यहां पे एक और वर्ड मैंने नया बोल दिया, यहां पे एक नया वर्ड और आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देन नो लेट फीस। अब इसका मतलब क्या है भाई, जहां पे होता है ना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख, ओके। तो अगर आपकी इनकम जो है अप टू 2.5 लाख है, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से नीचे या 2.5 लाख तक, तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी, आप चाहो तो अपनी रिटर्न आराम से 31 मार्च तक भर सकते हो। 31 जुलाई के बाद जा रहा हूं भरने, बट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, कृपया करके इन दो वर्ड को याद रखना माइंड में, कि राज सर ने कहा था कि टोटल इनकम भी होती है एक, और एक ग्रॉस टोटल इनकम भी होती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख तक है या उससे कम है और आप 31 मार्च तक भी भरने जाओगे, कोई लेट फीस नहीं देनी। अगर आपकी टोटल इनकम, ठीक है, 5 लाख तक की है तो आपको 31 मार्च तक भरने जाओ 1,000 रुपए लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 31 दिसंबर तक भरोगे 5,000 रुपए, और 31 दिसंबर के बाद भरोगे बट मार्च तक भरोगे 31 मार्च तक तो 10,000 रुपए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा रिगार्डिंग फॉर द लेट फीस, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूं पोर्टल के ऊपर कैसे काम करता है। ये देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो सर ये देखो, हमें ना ये बताओ सर कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है। मेरे बच्चे, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, सिंपली समझो इसको, टोटल ऑफ 5 हेड्स, टोटल ऑफ 5 हेड्स। अब बेटा इसके लिए भी मैं बोलूंगा क्या कि सर मेरी वीडियो देख लो, हाँ जी बिल्कुल देख लो यार, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर ना एक वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्या कि जी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होती है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन की वीडियो यहां पे मिल जाएंगी आपको। ये सारी वीडियोस मैं अपने वीडियो के एंड में दे दूंगा, इनके लिंक उस पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज इन वीडियो को देखना चालू करो एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज थोड़ी सी और इनहेंस करो, ओके। तो सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, सर मैंने सिंपली बोला ग्रॉस टोटल इनकम होता है टोटल ऑफ योर 5 हेड्स, ठीक है। सर 5 हेड कौन से होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड को ऐड कर दोगे, टोटल ऑफ 5 हेड्स, ये क्या होता है सर हमारा, इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। तो सर ग्रॉस टोटल इनकम मेरा आ गया, इसका मतलब सिंपल ये है कि जी जो भी हमने कमाया सैलरी हेड से,
रेंटल इनकम से यानी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी यानी बिजनेस हेड से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्स से यानी बैंक से कोई इंटरेस्ट आ गया वो, उन सभी को मैंने ऐड कर दिया तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो सर मैं क्लियर हो गया, अगर इन सभी को ऐड करने के बाद अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख तक है, 2.50 लाख, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं 31 मार्च तक भी फाइल करने जाऊंगा ना तो मुझे कोई लेट फीस नहीं देनी, नंबर 1। फिर मैंने एक बात बोली, क्या? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम क्या होती है भाई? ग्रॉस, मेरे दोस्त, ग्रॉस टोटल इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर देना। क्या कर देना सर? लेस। क्या लेस करना है? एक मिनट सर, लेस करना है आपको डिडक्शंस। कौन सा सर? चैप्टर 6A वाली, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका सर? यहां पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं टोटल इनकम, या इसको आप बोलते हो नेट इनकम भी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो सर 2 पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर हो गए। क्लियर हो गए ना? बिल्कुल सर क्लियर हो गए कि जी क्लाइंट की अगर मान लो 2 हेड से इनकम आ रही है, उस दोनों हेड को मैं जोड़ दूंगा। सपोज करो किसी की इनकम सैलरी हेड से आ रही है और सेकंड इनकम उसकी मान लो बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने दोनों हेड को जोड़ दिया, उसको मैं बोलूंगा सर ग्रॉस टोटल इनकम, राइट, नंबर 1। फिर सर उसने कुछ डिडक्शंस मिलती है हमें 80C से लेकर 80U, जिसको हम चैप्टर 6A की डिडक्शंस बोलते हैं। अगर मैंने ग्रॉस टोटल इनकम में से वो माइनस कर दिया तो आती है हमारी टोटल इनकम या नेट इनकम, यानी कि वो वाली इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। यानी इनकम टैक्स आपका ग्रॉस टोटल इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता, इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है टोटल इनकम पे, चाहे वो स्लैब रेट हो या फ्लैट रेट हो, जो भी हो, या स्पेशल रेट लगे हो। तो इस तरीके से, तो इन दो में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। जब मैं बोलूंगा कि ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख तक की है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है, तो उस केस में क्या होगा? नो लेट फीस। फिर मैं बोल रहा हूं अगर टोटल इनकम आपकी, यानी कि ये वाली इनकम, ठीक है, अगर टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो आपके ऊपर लगेगी 1000 की लेट फीस। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो अगर आप फाइल करते हो 31 दिसंबर तक तो 5000 रुपए, 31 मार्च तक कर रहे हो यानी इसके बाद, यानी 1 जन से लेकर 31 मार्च, तो 10,000 रुपए की लेट फीस। देखो इसको पोर्टल के ऊपर समझो। तो मान लो मैंने एक बंदे की इनकम है, सैलरी हेड की इनकम है, सपोज करो किसी की इनकम है 2 लाख, ठीक है, तो सपोज करो किसी की इनकम अगर 2 लाख रुपए है, तो आपको पता होगा कि सैलरी हेड के अंदर जो है ना, हमें एक डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का, ठीक है, सेक्शन 16 बोलते हैं। तो सेक्शन 16 के अंदर गिवन है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो क्या होता है? 50,000 रुपए। सर ये क्या बला है भाई? ये बला नहीं है, बेसिकली ये बेनिफिट है। बेनिफिट कैसा? बेनिफिट ऐसा कि भाई किसी की भी इनकम अगर सैलरी हेड से आती है तो गवर्नमेंट बोलती है जो भी इनकम है उसमें से आंख बंद करके 50,000 रुपए माइनस कर लो। भाई हम मान लेंगे कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस भी लगता होगा, वो माइनस कर लो अपने 50,000 रुपए, वो सबको मिलेगा। दिस इज फॉर एवरीवन। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कहां पर लिखा होता है? सेक्शन 16 के अंदर। देखो ये रहा, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। कौन सी बता रहा हूं? ये देखो फ्लैट है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस गिवन है, फ्रीज है 50,000 रुपए, क्योंकि सबको मिलेगी मिलेगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए लिखा, सैलरी आती है, सपोज करो उसमें से क्या हुआ? ऑटोमेटिक 50,000 रुपए माइनस हो गए। कुछ और माइनस होना हो, ये सबको माइनस हो जाएगा। तो मेरी इनकम कितनी आ गई? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कितनी? 1.5 लाख रुपए। 2 लाख माइनस 50, 150। तो सर ये मेरी इनकम आ गई 150। सर इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूं ग्रॉस टोटल इनकम बोलूं, या मैं इसको बोलूं सर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, या मैं इसको बोलूं टोटल इनकम? भाई मेरे यहां लिखा हुआ है ये ओनली इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है। इसके अलावा कोई अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रेंटल इनकम आ रही है, या ना हाउस प्रॉपर्टी हेड, तो रेंटल इनकम यहां पे डालोगे। कोई बैंक से इंटरेस्ट आ रहा होगा तो वो अदर सोर्स के अंदर जाएगा आपका, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। तो ये सारी बातें। तो सपोज करो मेरे पास खाली सिंगल हेड से इनकम आती है सैलरी से, तो मेरी सैलरी अगर 2 लाख रुपए है, मुझे पता है जी 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए की मेरी इनकम आ गई। तो चाहे पांचों हेड से इनकम आए या किसी एक हेड से इनकम आए, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। तो अगर मैं बोलूं मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, कितनी आ रही है? 1.5 लाख रुपए, बिकॉज 2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख रुपए। तो सर अगर मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए है, सपोज करिए अगर मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए है, तो सर क्या इस केस में मेरे पर लेट फीस एप्लीकेबल होगी? आइए चेक करते हैं एक बार, लेट फीस लगती है नहीं लगती। सर देखो लेट फीस बिल्कुल नहीं लग रही। फीस अंडर सेक्शन 234F लेट फीस क्या है? 0 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम जो है ना, ग्रॉस टोटल इनकम, दिस इज माई ग्रॉस टोटल इनकम 1.5 लाख रुपए है।
जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी, प्लीज फोकस करिएगा इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दोबारा कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। एंड वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड प्लीज कमेंट करिए अपने प्यारे प्यारे शब्दों में। ओके तो सर अगर मैं ग्रॉस टोटल इनकम में से ये डिडक्शंस माइनस करता हूं, कौन सी, ये 80C से लेकर मेरा माउस का कर्सर दिख रहा होगा, 80C से लेकर 80U तक की, ठीक है ना, जो भी डिडक्शंस गिवन होती है। तो अगर मैं ग्रॉस टोटल इनकम में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा, राइट, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब आते हैं दोबारा से, सर ग्रॉस टोटल इनकम मैंने आपको दिखा दिया कि अगर 2.5 लाख से तक हो तो आपको कोई लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होती, नंबर 1। अब नंबर 2 पॉइंट मैं इसको बढ़ाता हूं थोड़ा सा। सपोज करो मैं 2.5 लाख से ऊपर कर रहा हूं इसको, 3 लाख रुपए, 3 भी नहीं 3.5 कर लेते हैं। ओके सपोज मेरा ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 3.5 लाख की है, मेरी सैलरी हेड से इनकम आ रही है तो 3.5 लाख की इनकम है मेरी, तो माई ग्रॉस टोटल इनकम इज 3 लाख। 3 लाख कैसे हो गया, ऑब्वियसली बात है 50,000 रुपए डिडक्शन सबका माइनस होगा सैलरी हेड के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 3 लाख रुपए, ठीक है। अब सर 3 लाख रुपए के केस में अगर मैं रिटर्न फाइल करने जाऊं तो क्या लेट फीस लगेगी, हाँ जी लगेगी, कितनी, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए क्यों, क्योंकि आपको बताया था मैंने, इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, उस केस में क्या होता है भाई, लेट फीस एप्लीकेबल होती है सर कितनी, 1,000 रुपए की, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1,000 रुपए अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो। अब यहां पे क्या देखना है, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो देखो पहले ध्यान से एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना एक बार। अगर मेरी इनकम जो है ना, इफ माय इनकम, कौन सी इनकम सर, 2.5 लाख से तक है तो मेरे पे नो लेट फीस। अब ध्यान से देखो 2.5 लाख से ऊपर है अगर, तो ऊपर वाले केस में क्या देखना है आपने, टोटल इनकम। अगर मेरी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख तक की है, टोटल इनकम क्या होती है सर, ग्रॉस में से डिडक्शंस माइनस कर दो, ठीक है, तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम जो है ना, अब टोटल इनकम देखनी है मुझे अपनी, अगर टोटल इनकम मेरी कहां तक की है सर, 5 लाख तक की है, यहां पे 3 लाख आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 1,000 रुपए की लेट फीस रहेगी। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बढ़ा दूं इनकम को, सपोज करो मेरी सैलरी मान लो 2 मिनट के लिए 7.5 लाख है, ठीक है, 7.5 लाख की सैलरी है, तो मेरा टोटल इनकम कितनी आ गई सर, 7 लाख में से 50,000 माइनस हो जाएंगे 7.5 लाख में से, तो बच जाएगी 7 लाख रुपए, तो मेरा टोटल इनकम भी 7 लाख रुपए आ गया। मैंने अभी कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं किया, 80C से लेकर 80U कुछ भी क्लेम नहीं किया, तो मेरी सेम रहेगी, जो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम होगी वही मेरी टोटल इनकम बन जाएगी, क्योंकि मैंने डिडक्शंस क्लेम नहीं किया, 7 लाख है। और 7 लाख के ऊपर क्या होता है सर, ये 5 लाख से ऊपर की इनकम हो गई आपकी, 7 लाख है ना, तो इस केस में 10,000 रुपए की लेट फीस लग रही है। देखो ये बाकी कैलकुलेशंस पे ध्यान मत देना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन ABC के लिए। ABC का मतलब इंटरेस्ट है, 234A, 234B, 234C, ठीक है ना, तो इस पे बाद में फोकस करेंगे। तो 10,000 रुपए की लेट फीस लगती है इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख। अच्छा सपोज करो मैं यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम को कम करता हूं, अगर मैंने कर दिया 5 लाख, ठीक है, अगर 5 लाख की रहेगी मेरी इनकम, तो 5 लाख में से 50,000 माइनस हो गए, 4.5 लाख की इनकम रह गई, 4.5 लाख की इनकम रहेगी, तो इस केस में क्या होगा सर, 4.5 लाख पे ऑब्वियस सी बात है, आपको माइंड में आंसर आ गया होगा, 5 लाख से कम है, इट मींस 1,000 रुपए, ठीक है। तो होपफुली ये जो मेरा प्रैक्टिकल पार्ट था ना, ये आपको क्लियर होगा। एक बार दोबारा बोलता हूं, अगर आपकी टोटल इनकम जो है ना 5 लाख तक की है तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगती है। अगर टोटल इनकम होती क्या है वो मैंने बता दिया आपको, राइट। टोटल इनकम क्या होती है सर, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं हम उसको, टोटल इनकम बोलते हैं जिसमें से ग्रॉस में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसको, तो आपने फिर वो चेक करना है। अगर आपकी इनकम जो है ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है 2.5 लाख, तो उस केस में क्या होगा, जो डिडक्शंस लेट फीस है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, इस केस में ध्यान रखिएगा। और एक इसमें सिनेरियो और भी होता है रिबेट का, 87A, तो आपको पता होगा अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो उस केस में रिबेट क्या होता है हमारा, आपको मिल जाएगा 12,500 या टैक्स उसमें से जो भी कम होगा तो उतना रिबेट मिल जाएगा। उस केस में आपको आपका इनकम टैक्स 0 बन जाता है। रिबेट के लिए क्या फॉलो करना है आपको, ये वाली वीडियो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ओके, सो ध्यान रखिएगा इस केस में। तो होप ये वाला पॉइंट तो फिलहाल आपको क्लियर होगा कि लेट फीस और ड्यू डेट के रिगार्डिंग। स्टिल कोई क्वेरी बचती है माइंड के अंदर, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो मुझे प्लीज लिख के दीजिए कमेंट के अंदर, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।